हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रजत खंडेलवाल, स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों, अपन जो 2011 से लेकर 2022 तक जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो फर्स्ट पेपर के अंदर हम देखते हैं इतिहास के जो 15 प्रश्न आते हैं, उसके अंदर दोस्तों हम देखेंगे कि जो मैंने भारत के प्रश्न मैंने करवा दिए थे। अब दोस्तों मैं नई सीरीज वापस चालू कर रहा हूँ और मैं राजस्थान की सीरीज यानी जो राजस्थान में जो क्वेश्चन अब तक सारे आए हुए हैं वो सारे मैं अब वापस करा रहा हूँ। यानी राजस्थान के अंदर जो भी क्वेश्चन अब तक बने हैं 2011 से लेकर 2022 तक, तो वो सारे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे। तो पहला है कि वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था। दोस्तों ये है, तो इसका है पहला ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, सेकंड है जयनारायण व्यास, तीसरा है हीरालाल शास्त्री और यह चौथा है टीकाराम पालीवाल। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, हम देखेंगे सबसे पहले ये जो है स्कूल व्याख्याता है, स्कूल व्याख्याता तो 2022 था, 2022 का जो पेपर था ये, और उसके जितने भी ग्रुप है, जितने भी ग्रुप बने थे, ग्रुप ए ग्रुप जो थे ए बी और सी और डी, और एक संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर था, वो ये लेके आया हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जितने भी है जो प्राध्यापक है स्कूल व्याख्याता 2022 के, हम देखेंगे जो ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी और ग्रुप डी और संस्कृत डिपार्टमेंट के जो भी पेपर हुए हैं वो सारे मैं लेकर आया हूँ। और दो सबसे बड़ी बात यह है कि ओनली सिर्फ अब मैं राजस्थान के ही फोकस करूंगा जो भी क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं। तो दोस्तों पहला है ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, सेकंड है जयनारायण व्यास, तीसरा हीरालाल शास्त्री और चौथा है टीकाराम पालीवाल। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, हम देखेंगे। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा समझा देता हूं मैं एक बार। राजस्थान का एकीकरण हम देखेंगे, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण हम देखते हैं टोटल कितने चरण थे इसके, 7 चरण थे। कितने चरण थे? 7 चरण थे। और अब इसमें अपन बात करेंगे, वो कर रहा है वृहद राजस्थान की, किसकी बात कर रहा है? वृहद राजस्थान की, वृहद राजस्थान। और दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो वृहद राजस्थान था, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो इसका उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हम देखते दोस्तों इसके अंदर संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान प्लस 4 रियासतें और थी। सबसे पहले हम देखते हैं जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये 4 इसके अंदर रियासतें थी। जिसमें हम देखते हैं कि इसका जो महाराज प्रमुख बनाया गया था, कौन? महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख दोस्तों देखते हैं वो उदय भान सिंह को बनाया गया। किसको बनाया गया था? सॉरी, भोपाल सिंह को, इसको भोपाल सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया था, भोपाल सिंह को। और हम देखते हैं कि जो राज प्रमुख बनाया गया था ये उदयपुर के, ठीक है, मेवाड़ के थे, उदयपुर। और हम देखते हैं जो राज प्रमुख बनाया गया था, राज प्रमुख, हम देखते हैं कि जयपुर राजा आमेर राजा थे सवाई मानसिंह, सवाई मानसिंह सेकंड, मानसिंह सेकंड को इनको यहाँ का राज प्रमुख बनाया गया था। सवाई मानसिंह सेकंड को इसका राज प्रमुख बनाया गया था। तो 4 रियासतें थी, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। और दोस्तों हम देखते हैं यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने थे वो हीरालाल शास्त्री जी यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। हीरालाल शास्त्री जी, हीरालाल शास्त्री जी यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि यहाँ पे और भी अन्य मंत्री थे। हम देखते हैं अन्य मंत्री, हम देखते हैं कि सिद्धराज डड्डा पहला है, सिद्धराज डड्डा, सिद्धराज डड्डा, ठीक है, बुरेलाल भया, बुरेलाल भया,
तमाम इसके अन्य और भी सारे मंत्री थे। दोस्तों ये था जो राजस्थान का एकीकरण होता है, हम देखते हैं 7 चरणों में पूरा होता है और 7 चरण के अंदर हम देखते हैं कि जो इसका उद्घाटन किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने इसका उद्घाटन किया था। और हम देखते हैं कि संयुक्त राजस्थान प्लस इसके अंदर जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर 4 इसके अंदर रियासतें थी। और हम देखते हैं कि जो महाराज प्रमुख थे वो भोपाल सिंह को उदयपुर के अंदर बनाया गया था, उदयपुर के उनको महाराजपुर प्रमुख बनाया था, जबकि राज प्रमुख किसको बनाया था, सवाई मानसिंह सेकंड को इसका जो है वो राज प्रमुख बनाया गया था। और हम देखते हैं कि जो अन्य मंत्री थे, जो हीरालाल शास्त्री जी को उन्होंने क्या बनाया था, प्रधानमंत्री इसके अंदर बनाया गया था। और एक अन्य मंत्री सिद्धराज डड्डा और बुर्रेलाल बयार। तो दोस्तों हम देखेंगे और भी चरण थे, 7 चरण थे, जिसके अंदर अपन देखेंगे एक एक करके। जो अपन जब जैसे राजस्थान का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर पूरा राजस्थान का एकीकरण अपन समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये था, मैंने आपको बेसिक से समझा दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री जी को। और दोस्त ध्यान रखना 30 मार्च को है, ठीक है ना, 30 मार्च 1949 है, ये तारीख हमेशा याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना, स्थापना ये स्थापना 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 1936 में किस शहर में हुई थी। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, पहला ऑप्शन है बॉम्बे, सेकंड है कलकत्ता, तीसरा है मद्रास और फोर्थ है दिल्ली। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कलकत्ता। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कलकत्ता। थोड़ा दोस्तों मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा बीकानेर प्रजामंडल के बारे में। बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1907 के आसपास सर्वहितकारणी सभा की स्थापना की गई थी। सर्वहितकारणी सभा, सर्वहितकारणी हितकारणी सभा सभा की स्थापना की गई थी। दोस्तों इसके अंदर दो दो लोग थे, एक तो थे चंदनमल बेहड़, एक स्वामी गोपाल दास। चंदनमल बेहड़, एक स्वामी गोपाल दास, स्वामी गोपाल दास, ये दो लोग थे इसमें। ठीक है, हम देखते हैं फिर दोस्तों, हम देखेंगे कि जो सर्वहितकारणी सभा है इसने इसने दलितों के लिए काम किया, ठीक है ना। और दलितों के लिए हम देखते हैं, दलितों के लिए हम देखते हैं कि इन्होंने कबीर पाठशाला की भी स्थापना इन्होंने की थी। कबीर पाठशाला, कबीर पाठशाला की इन्होंने स्थापना की थी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हम देखते हैं कि जब महाराजा गंगा सिंह जी 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, तो वहां पर जो गंगा सिंह जी के ऊपर बीकानेर दिग्दर्शन पर्चा वहां बांटा था, ठीक है ना। बीकानेर दिग्दर्शन पर्चा 1931 में हम देखते हैं जो महाराजा गंगा सिंह जी थे, महाराजा गंगा सिंह जी, महाराजा गंगा सिंह जी कहाँ गए थे, गोलमेज सम्मेलन में, सेकंड सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गए थे। तो वहां पर जो है बंगाल, ये बीकानेर दिग्दर्शन पर्चा बांटा था। बीकानेर दिग्दर्शन पर्चा, दिग्दर्शन पर्चा भी वहां पे बांटा था। और हम देखते हैं कि जब बीकानेर षड्यंत्र केस चला, हम देखते हैं कि जब बीकानेर षड्यंत्र केस चला था, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा, षड्यंत्र मुकदमा 1932 में चला था ये। और हम देखते हैं इसमें 4 लोग थे, 1932 में चला था ये। और दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें 4 लोग थे, 4 लोग थे, कौन कौन थे, चंदनमल बेहड़, चंदनमल बेहड़, बेहड़, खूबराम सराफ, खूबराम सराफ, ठीक है। और हम देखेंगे स्वामी गोपाल दास, ये तमाम लोग थे, इन पर मुकदमा चलता है। और फिर हम देखते हैं स्वामी गोपाल दास। और हम देखते हैं 1936 की बात थी, 1936, 1936। और 1936 में हम देखते हैं वेद मदाराम, बीकानेर के अंदर जगह पर वेद मदाराम, वेद मदाराम के व्यक्ति थे। इन्होंने 1936 के अंदर कलकत्ता के अंदर, कहाँ पे, कलकत्ता में
कलकत्ता में प्रजामंडल की स्थापना की थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना इन्होंने की थी। दोस्तों ये था बीकानेर प्रजामंडल के बारे में। दोस्तों वापस से मैं एक बार रिवीजन वापस से बता देता हूं कि बीकानेर प्रजामंडल हम देखते हैं 1907 के अंदर सर्वहितकारिणी सभा बनती है। उसके अंदर दो लोग थे, चंदनमल बेहड़ और स्वामी गोपाल दास। और हम देखते हैं इन्होंने दलितों के लिए भी कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। फिर हम देखते हैं 1931 के अंदर जब महाराजा गंगा सिंह जी गोलमेज सेकंड कॉन्फ्रेंस जो गोलमेज सम्मेलन है वहां गए थे, तो वहां पर बीकानेर दिग्दर्शन पर्चा वहां पे उन्होंने बांटा था, वहां पे बांटे थे। और हम देखते हैं उसमें अंदर 4 लोगों के नाम आए थे, जिस पर हम देखते हैं कि बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा चला। हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण चंदनमल बेहड़, खूबराम चौराहा, स्वामी गोपाल दास जी थे। और दोस्तों हम देखते हैं कि 1936 के अंदर वेद मदाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना इन्होंने कर दी थी। दोस्तों ये था बीकानेर प्रजामंडल। दोस्तों आगे हम देखेंगे रघुवर दया गोयल, ये भी थे, ठीक है। इन्होंने बीकानेर लोक राज्य परिषद की स्थापना भी की थी। आगे चल के फिर हम देखते हैं कि रायसिंह नगर के अंदर भी जो बीरबल सिंह ढालिया थे, उनकी वहां पे झंडा के साथ वहां पे मृत्यु भी हो गई थी। दोस्तों ये बेसिक मैंने आपको बीकानेर प्रजामंडल के बारे में आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट दोस्तों, तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कलकत्ता इसके अंदर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ दोस्तों, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में स्थित था? किस राज्य में स्थित था? ठीक है, तो किस राज्य में, किस जिले में स्थित था, किस जिले में था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है डूंगरपुर, सेकंड है बांसवाड़ा, तीसरा है सिरोही और फोर्थ है ईडर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले गोविंद गुरु, गोविंद गुरु, गोविंद गुरु। दोस्तों हम देखते हैं इनका जन्म बेड़सा गांव में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? बेड़सा गांव, डूंगरपुर में जगह पड़ती है बेड़सा, बेड़सा डूंगरपुर, बेड़सा डूंगरपुर। डूंगरपुर जगह पड़ती है बेड़सा के अंदर, वहां इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों हम देखते हैं कि इन्होंने सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्य समाज से प्रभावित थे। ये किससे प्रभावित थे? आर्य समाज से, आर्य समाज से काफी प्रभावित थे। और दोस्तों बंजारे थे। कौन थे? बंजारे। कौन थे ये? बंजारे, ठीक है, बंजारे थे। और दोस्तों हम देखते हैं आर्य समाज से प्रभावित थे। और इन्होंने के अंदर भीलों के अंदर, भीलों के अंदर, भीलों में नैतिक उत्थान का भी काम किया। नैतिक, नैतिक उत्थान का इन्होंने काम किया। तो हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों हम देखते हैं 1882 के अंदर इन्होंने संप सभा, संप सभा की स्थापना इन्होंने की थी। संप सभा की स्थापना इन्होंने की थी। दोस्तों ये था थोड़ा सा बेसिक गोविंद गुरु के बारे में बता दिया। जन्म बेड़सा गांव डूंगरपुर में, बंजारे थे, आर्य समाज से प्रभावित थे, बिलों में इन्होंने नैतिक उत्थान का कार्य, जैसे इन्होंने शराब छुड़वा दी उनकी, ठीक है ना, जो गलत गलत काम कर रहे थे उन्होंने यहाँ पे छुड़वा दी। और 1882 संप सभा की इन्होंने स्थापना कर दी थी। दोस्तों ये था। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डूंगरपुर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ, प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों जोधपुर, माउंट आबू, मंडोर या मेड़ता। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? प्रतिहार के जो संस्थापक थे हरिश्चंद्र, ठीक है ना, और जिन्हें रोहिल सिद्धि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है हरिश्चंद्र को? हम देखते हैं रोहिल सिद्धि। क्या कहा जाता है? रोहिल सिद्धि, इन्हें कहा जाता है रोहिल सिद्धि, ठीक है। और क्योंकि योग क्रिया करते थे ये, किसमें निपुण थे? योग क्रिया में, योग क्रिया में ये निपुण थे। और दोस्तों इसका हम देखते हैं इनकी दो, एक तो क्षत्रिय रानी थी, क्षत्रिय प्रतिहार थी, क्षत्रिय प्रतिहार। और हम देखते हैं एक ब्राह्मण ब्राह्मण थी, ब्राह्मण प्रतिहार थी, ब्राह्मण प्रतिहार थी। और दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ से इन्होंने जो राजधानी बनाई थी वो किसको बनाई थी? मंडोर को इन्होंने राजधानी बनाई थी। और दोस्तों हम देखते हैं जो प्रतिहार थे इसके दो जो फेमस है, एक तो बाहुक प्रशस्ति, बाहुक प्रशस्ति काफी फेमस मानी जाती है। एक तो बाहुक प्रशस्ति है, ठीक है ना, एक तो बाहुक प्रशस्ति है। और हम देखेंगे एक है
गटियाला शिलालेख, एक का कौन सा है, गटियाला शिलालेख, गटियाला शिलालेख, गटियाला शिलालेख, ये है सेकंड। तो ठीक है। और दोस्तों हम देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि हरिश्चंद्र से यहाँ से स्टार्ट होती है प्रत्यारों की, और हम देखें रज्जिल से, रज्जिल है यहाँ से जो है वो यहाँ से प्रारंभ, जो वंशावली है वहां से यहाँ से प्रारंभ होती है, प्रारंभ होती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंडोर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे, हाँ, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था। तो दोस्तों क्या होगा, मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख है वो किसे बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, हम देखेंगे कि पहला है भरतपुर के शासक को, धौलपुर के शासक को, अलवर के शासक को और करौली के शासक को। तो किसको बनाया गया था दोस्तों, हम देखते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों सबसे भरतपुर के अंदर तो उद्घाटन हुआ था, ठीक है। भरतपुर में क्या हुआ था, उद्घाटन किसने किया था, एनवी गाडगिल ने। किसने किया था, एनवी गाडगिल ने, ठीक है। अलवर को दोस्तों हम देखते हैं राजधानी बनाया था, अलवर क्या बनाया था, राजधानी बनाया था, देखते हैं। और सबसे पहले दोस्तों इसके प्रधानमंत्री थे वो शोभाराम कुमावत थे। प्रधानमंत्री कौन थे, शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत, इनके प्रधानमंत्री थे। और हम देखते हैं जो राजा बनाया गया धौलपुर के शासक को, राज प्रमुख ने वो उदयभान सिंह को इसमें अंदर राजा बनाया गया, धौलपुर के उदयभान सिंह को, धौलपुर के, धौलपुर के उदयभान सिंह को, धौलपुर के उदयभान सिंह को राज प्रमुख, भान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था, ठीक है ना। राज प्रमुख, राज प्रमुख इसको बनाया गया था। तारीख थी 18 मार्च 1948। तारीख कौन सी थी, 18 मार्च 1948 के अंदर हम देखते हैं कि मत्स्य संघ का किया गया था। और मत्स्य संघ में कौन कौन सा आते हैं दोस्तों, हम देखेंगे। सबसे पहले मत्स्य संघ के अंदर, मत्स्य संघ के हम थे अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और धौलपुर। तो ये चार आते हैं, महत्वपूर्ण है। धौलपुर, दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था, एनवी गॉडगिल साहब ने इसका उद्घाटन किया था। और धौलपुर के उदयभान सिंह को राज प्रमुख इसके अंदर बनाया गया था। और हम देखते हैं कि अलवर को राजधानी बनाया गया था और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था। और हम देखते हैं कि इसके अंदर हम देखते हैं कि 18 मार्च 1948 दिन तारीख थी। और अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन चार जो है जिले, इनको मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, धौलपुर के शासक को इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ, वंश भास्कर के लेखक है। तो दोस्तों क्या होगा, वंश, सीधा सा क्वेश्चन है, वंश भास्कर के लेखक कौन है। तो दोस्तों कौन होगा, पहला है पद्मनाभ, सेकंड है सूर्यमल मिश्रण, तीसरा है कर्णिदान और चौथा है शिव जो है शिवदास गौतम। इसके ये चौथा ऑप्शन है। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। इजी सा क्वेश्चन है, इसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण, दोस्तों मिश्रण, मिश्रण नहीं है ये, मिशन है, सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। बूंदी कहते हैं, हम देखते हैं बूंदी राज्य कहते हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं सारा। तो सूर्यमल मिश्रण है ये, ठीक है ना। वंश भास्कर के लेखक कौन है, सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे, हाँ, 1857 क्रांति के समय करौली का शासक कौन था। तो हम देखते हैं कौन था करौली का शासक, करौली का शासक कौन था। तो पहला है महाराजा भगवान सिंह, दूसरा है महाराजा मदन पाल, तीसरा है महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, और चौथा है महाराजा गोपाल सिंह। तो ऑप्शन दे रहे हैं दोस्तों चारों। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, तो इसमें दोस्तों आंसर हो जाएगा महाराजा मदन पाल। क्या हो जाएगा, महाराजा मदन पाल। हम देखते हैं कि जब करौली के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं करौली जो थे उस समय हम देखते हैं कोटा के अंदर जन विद्रोह हो गया था। कोटा में जन विद्रोह हुआ था, जन विद्रोह। और हम देखते हैं राम सिंह सेकंड को बंदी बना लिया था। राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड कोटा के राजा थे। और हम देखते हैं कि यहाँ से मदद कौन देते हैं, करौली के मदन पाल वहां मदद देते हैं। और वहां से फिर हम देखते हैं कि इनकी मदद देके इनको मुक्त करवाते हैं, ठीक है, इनको मुक्त करवाते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कोटा के अंदर दो व्यक्ति थे, जयदयाल और मेहराब खान, जयदयाल और
ये मेन महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जयदयाल और मेहराब। तो दोस्तों ये था 18वीं क्रांति के समय करौली शासन कौन था, हमारा राजा मदन पाल। हम देखते हैं कोटा में जब जन विद्रोह हो गया था तो उस समय वहां का राजा कौन था, राम सिंह सेकंड वहां के राजा थे और उनको बंदी बना लिया था। फिर इनकी मदद मांगते हैं करौली के शासक थे मदन पाल से और ये फिर आते हैं और इनको यहाँ से मुक्त करवाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराजा मदन पाल। नेक्स्ट है, हाँ, किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन झोपड़ा का मस्जिद बनवाई? तो कौन सा शासक था दोस्तों उस समय? पहला है अजयराज, सेकंड है अर्णोराज, तीसरा है विग्रहराज चतुर्थ और फोर्थ है पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है इतिहास संबंधी जो 15 क्वेश्चन आते हैं उसके हम देखते हैं कि जो राजस्थान से क्वेश्चन अब तक के जो आए हुए हैं 2011 से लेकर 2021 तक के जो क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं वो दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल से करवा रहा हूँ, बिल्कुल व्याख्या सहित करवा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, ठीक है ना, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और उसके अंदर मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ और आप बिल्कुल एक एक चीज में समझाते हुए चल रहा हूँ कि जो जो क्वेश्चन आए कैसे आपको आधार बनाना है, ठीक है ना। आप पुराने क्वेश्चन देख के ही कोई भी पेपर हो दोस्तों उसका एक ही आधार होता है, वो है प्रश्न, जो यानी पुराने प्रश्न जो आए हुए हैं उसको हिसाब से आपको चलना होता है। तो आप पुराने प्रश्न देखें कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, 15 क्वेश्चन कैसे अपन को मैनेज करना है। और दोस्तों हम देखते हैं कि नवंबर के अंदर आसपास भी संस्कृत डिपार्टमेंट का जो है वो पेपर वो भी आने वाला है। तो सेम सिलेबस रहेगा और सेम इसका वो बिल्कुल मैनेजमेंट भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। और हम देखेंगे धीरे धीरे हम मैनेजमेंट अपने करंट इस पे भी मैं धीरे धीरे क्वेश्चन डालना चालू करूंगा। तो दोस्तों इस चैनल को बिल्कुल आप लाइक करें क्योंकि दोस्तों ये चैनल बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के हिसाब से ही मैंने ये चैनल बनाया, मैं सिर्फ फर्स्ट ग्रेड को ही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे फिर अपन देखेंगे आगे और भी जो फर्स्ट पेपर के अंदर सब कुछ है, मैनेजमेंट करंट, ठीक है, साइंस है, सब धीरे धीरे अपन इस चैनल पर चालू करेंगे। तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ, राजस्थान की कुदरत सिंह की किस हस्तशिल्प से संबंध है? तो दोस्तों इजी सा क्वेश्चन है, तो कल्चर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला है उस्तकला, दूसरा है बंदेज, तीसरा है ब्लू पोट्री और चौथा है मीनाकारी। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मीनाकारी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों, कालीबंगा से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों थोड़ा समझा देता हूं मैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कालीबंगा, कालीबंगा सबसे दोस्तों हम देखते हैं कहाँ कौन सी जगह पड़ती है, हनुमानगढ़ में, जिला है हनुमानगढ़, वहां पर ये पड़ती है कालीबंगा, हनुमानगढ़ जिले के अंदर आसपास। दोस्तों हम देखेंगे 1952 के आसपास इसका अमलानंद घोष साहब ने इसका उत्खनन किया था, अमलानंद घोष साहब ने, अमलानंद घोष। फिर हम देखते हैं दोस्तों 1960 जो था के आसपास, 61 के आसपास हम देखते हैं, ठीक है, 61 के आसपास बीबी लाल, बी के थापर, अब तो इनका डेथ हो गई थापर साहब की, ठीक है, और एमडी खरे, एमडी खरे, तीन इनके उत्खनन करता थे, ठीक है ना। सबसे पहले शुरुआत किसने की थी उसकी, अमलानंद घोष साहब ने। और फिर हम देखते हैं कि उत्खनन जो करता थे वो तीन इसके अंदर माने जाते हैं। और दोस्तों हम देखते हैं कि इसका कालीबंगा करता है, काले रंग की चूड़िया होता है, काले रंग की चूड़िया, काले रंग की चूड़िया, चूड़िया। और दोस्तों हम देखेंगे इसके 5 स्तर है, किसके, कालीबंगा के हम देखते हैं कितने स्तर है, 5 स्तर माने जाते हैं। और हम देखते हैं कितने स्तर, 5 स्तर। पहला जो 5 स्तर हम देखते दो तो एक तो है प्राक हड़प्पा, प्राक हड़प्पा, ठीक है, और एक विकसित हड़प्पा। ये कौन सी है, विकसित हड़प्पा, विकसित हड़प्पा। और हम देखते हैं कि यहाँ से हम देखते हैं कि ये पहली और सेकंड दो तो यहाँ से मिलते हैं स्तर, और जबकि हम देखते हैं तीसरे और चौथे और पांचवें स्तर यहाँ विकसित हड़प्पा से हमें प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों और हम देखते हैं कि यहाँ से जुते हुए खेत के भी यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जुते हुए खेत के,
जुते हुए खेत के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। दोस्तों मैंने बेसिक समझा दिया इसका, जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं कि कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है, और हम देखते हैं 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने आकर इन्होंने उत्खनन किया था। फिर हम देखते हैं सबसे पहले इन्होंने ही क्या स्टार्ट किया था 61 के अंदर, बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे साहब ने यहाँ पे इनका उत्खनन करता किया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे काले रंग की चूड़ी इसलिए कालीबंगा कहा जाता है, और यहाँ से हमें जुते हुए खेत के भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों हम देख सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 5 स्तर में, किस स्तर में, 5 स्तर से हमें यहाँ प्राप्त हुई है। हम देखते हैं प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा, जिसपे हम देखते हैं प्राक हड़प्पा के अंदर 1-2 स्तर यहाँ पर है, जबकि 3, 4 और 5 यहाँ पे विकसित हड़प्पा के नाम से हमें पता है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो बीबी लाल है, बीके थापर है, एमडी खरे है, तो इसका आंसर कौन क्या पूछा है, नहीं है, तो इसका आंसर जो है आरसी अग्रवाल साहब इसके आंसर हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो उत्खनन करता कौन नहीं है, आरसी अग्रवाल साहब इसके उत्खनन करता नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे, हाँ, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों कौन सी है ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहला ऑप्शन है बागोर, सेकंड है आहड़, तीसरा है बालाथल और चौथा है ईसवाल। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आहड़। क्या हो जाएगा, आहड़। दोस्तों ध्यान रखना कि बालाथल कहां पर है, उदयपुर के अंदर पड़ता है जगह बालाथल, और ईसवाल भी उदयपुर के अंदर पड़ता है। वो हम देखते हैं कि इसे औजारों की नगरी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, औजारों की नगरी से ही कहते हैं, औजारों की नगरी इसके कहते हैं। और हम देखते हैं कि जो बागौर है वो कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर जगह पड़ती है, ठीक है, भीलवाड़ा इसके अंदर जगह पड़ती है। और हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल का ये स्थान है, मध्य पाषाण काल का ये स्थान है, ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण माना जाता है। और दोस्तों थोड़ा समझाता हूँ मैं आहड़ के बारे में। देखो आहड़, आहड़ सभ्यता, आहड़, ठीक है, आहड़ दोस्तों ये कहाँ पर है, अपने राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में पड़ता है ये, उदयपुर, ठीक है। इसका प्राचीन नाम आगटपुर भी है, इसका प्राचीन नाम क्या है, प्राचीन नाम आघाटपुर, क्या पड़ता है, आघाटपुर, इसका प्राचीन नाम आघाटपुर है। और आयड़ व बेड़च नदी किनारे है, ठीक है, आयड़ और बेड़च नदी, या इसको पहले आयड़ या फिर इसको बेड़च नदी भी कहा, के आसपास ये नदी पड़ती है। अब तो बनास सभ्यता भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, इसको आहड़ को। और दोस्तों हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर 4 लोग थे जिसमें आप उत्खनन किया था। सबसे पहले हम देखते हैं रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, हसमुख धीरज साकलिया, हसमुख धीरज साकलिया, साकलिया, वीरेंद्रनाथ मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र। और दोस्तों एक व्यक्ति और था, हम देखते हैं, अक्षय कीर्ति व्यास, एक और था अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास, इसमें 4 लोग थे। और हम देखते हैं कि ये इसको आगाटपुर कहते हैं, ठीक है, प्राचीन नाम क्या है, और आयड़ व बेड़ नदी के किनारे हैं। 4 लोग थे, रतन चंद्र अग्रवाल, हसमुख धीरज साकलिया, वीरेंद्रनाथ मिश्र और चौथे अक्षय कीर्ति व्यास, 4 लोग थे। अब दोस्तों यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है आहड़ से। दोस्तों तांबे गलाने की भट्टी मिली, इसलिए इसको ताम्रवती ताम्रवती जो नगरी भी कहते हैं। तांबे की भट्टियां मिली यहाँ से, तांबे की यहाँ से भट्टियां भी मिली है, ठीक है ना, तांबे की यहाँ से भट्टियां भी मिली है। दोस्तों क्या क्या सबसे पहले मिला है, हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ से चूल्हे मिले, क्या मिले, चूल्हे मिले, एक या 6 चूल्हे मिले। यानी इससे ये स्पष्ट होता है कि चूल्हे मिले से स्पष्ट होता है कि यहाँ पे सामूहिक भोज किया जाता था, यानी संयुक्त परिवार था, सामूहिक भोज, सामूहिक भोज यहाँ पे किया जाता था। दूसरा पॉइंट दोस्तों हम देखेंगे सिलबट्टा यहाँ से मिला है, सिलबट्टा क्या मिला है, सिलबट्टा यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। दोस्तों पेन यहाँ से प्राप्त हुआ है, क्या मिला है, पेन यहाँ से प्राप्त हुआ है। फिर दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे लाल व काले मृदमाण मिले हैं, लाल व काले मृदभांड यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, काले मृदभांड, इससे उसको
गोरे या कोट भी कहा जाता है, गोरे या वह कोट इसे कहा जाता है। दोस्तों हम देखते हैं अपोलो का चित्र भी यहां से मिला है, अपोलो का चित्र। बिना हत्थे के जलपात्र मिला है दोस्तों, यहां से बिना हत्थे के जलपात्र मिला है, बिना हत्थे के, बिना हत्थे के जलपात्र यहां से हमें मिला है, जलपात्र हमें यहां से मिला है। ठीक है दोस्तों, यहां से हम देखते हैं गेहूं और चावल कि हमें यहाँ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कि यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये था थोड़ा सा मैंने बेसिक्स बता दिया है कि आहड़ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों आहड़ का प्राचीन नाम क्या है। आघाटपुर उसका नाम प्राचीन नाम पड़ता है, और उदयपुर के अंदर जगह पड़ती है, तांबे की भट्टियां प्राप्त हुई, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। ठीक है ना। और हम देखते हैं यहाँ पे 4 लोग थे, रतन चंद्र अग्रवाल, हसमुख धीरथ साकलिया, प्रेंद्रनाथ मिश्र और अक्षय कीर्ति व्यास, ये 4 लोग थे। यहाँ पे इन्होंने उत्खनन किया। और दोस्तों हम देखते हैं यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं। पहला तो है 1 से 6 चूल्हे, यानी 1 से 6 चूल्हे में स्पष्ट होता है कि यहाँ पे कोई सामूहिक भोजन, सामूहिक भोज या फिर संयुक्त परिवार यहाँ पे था। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ सिलबट्टा मिला है। तीसरा यहाँ से पेन मिला है। चौथा यहाँ पे लाल व काले मर्दभांड मिले हैं, जिसे गोरे या फिर कोट भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ से कि बिना हत्थे का जलपात्र भी यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। और फिर 7वां गेहूं और चावल के साक्ष्य भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों हम देखें रंगाई व छपाई का उद्योग यहाँ किया जाता था। रंगाई व छपाई, रंगाई व छपाई का उद्योग भी यहाँ पे किया जाता था। छपाई का उद्योग यहाँ से हमें क्या, दोस्तों ये ध्यान रखना आहड़ के बारे में। तो मैंने आपको बेसिक से बेसिक आहड़ के बारे में समझा दिया है कि आहड़ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, कौन कौन लोग थे, कितने यहाँ पे उत्खनन किया, इसका प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, तो दोस्तों यही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, इनमें से आहड़ सभ्यता में कौन सा है और कौन सा नहीं है। कौन सी जो ताम्रवती नगरी है, तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे तांबे की घट्टियां मिली थी, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आहड़ इसका आंसर हो जाएगा। तो बाघ और भीलवाड़ा के अंदर है, मध्य पाषाण काल का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताम्रवती नगरी किसको कहते हैं, आहड़ को इसके अंदर कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे, हाँ, निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, जो महाराणा जगत सिंह है और मेवाड़, उसके पास पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा था। तो पहला ऑप्शन है महाराणा करण सिंह, सेकंड है महाराणा राज सिंह, तीसरा है महाराणा अमर सिंह प्रथम, और चौथा है महाराणा अमर सिंह सेकंड। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, हम देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा महाराणा राज सिंह। थोड़ा दोस्तों मैं समझा देता हूं महाराणा राज सिंह के बारे में। महाराणा राज सिंह दोस्तों हम देखेंगे कि मेवाड़ के थे, ठीक है ना, कब के थे, मेवाड़ के राजा थे। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी राजनीतिक उपलब्धियां, सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक उपलब्धियां, राजनीतिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण किया था वापस, चित्तौड़ किले का, चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण किया था, चित्तौड़गढ़ किले का पुनर्निर्माण किया था। और हम देखते हैं कि जब 1615 के अंदर मेवाड़ मुगल संधि होती है, तो इसमें यही कहा गया था कि चित्तौड़ का जो किले का पुनर्निर्माण नहीं होगा, लेकिन इन्होंने तोड़ा, और हम देखते हैं कि इन्होंने चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण इन्होंने वापस करवाया था। पहला पॉइंट। दोस्तों दूसरा है किसके समय, हम देखते हैं कि औरंगजेब ने, औरंगजेब ने हम देखते हैं कि जजिया कर लगा दिया था 1679 में, और इन्होंने जजिया कर का विरोध किया, जजिया कर का विरोध किया, जजिया कर का इन्होंने विरोध किया, विरोध किया। और तो तीसरा पॉइंट है, हम देखते हैं कि अजीत सिंह, औरंगजेब के साथ हम देखते हैं, और अजीत सिंह का चल रहा था लफड़ा, और इन्होंने किन्होंने, महाराणा राज सिंह ने, राज सिंह ने अजीत सिंह का समर्थन किया। जैसे जोधपुर राजा, जोधपुर राजा अजीत सिंह का समर्थन किया। तो हम देखते हैं इससे सिसोदिया और राठौड़ जो है गठबंधन भी बनता है। अजीत सिंह का समर्थन किया, अजीत सिंह का समर्थन किया।
फिर दोस्तों हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने, हम देखते हैं कि औरंगजेब जब हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्ति थी उनको तोड़ रहा था, तो इन्होंने ही बोला कि नहीं नहीं, मेरे आप राज्य में लाइए, जितने भी देवी देवता की जो मूर्ति जो तोड़ रहे हैं उसको मेरे राज्य के अंदर लेके आए। तो दोस्तों ध्यान रखना, इन्होंने देवी देवी देवताओं की मूर्ति, देवी देवताओं की मूर्ति अपने राज्य में रखवाया, अपने राज्य में आमंत्रण दिया, अपने राज्य में आमंत्रण दिया। ठीक है। और दोस्तों फिर हम देखते हैं कि पांचवा पॉइंट हम देखते हैं कि जब औरंगजेब जब हिंदू राजकुमारी से शादी कर रहा था तो वो जबरदस्ती वो कर रहा था। और फिर हम देखते हैं कि जो चारुमती के साथ में, और जब चारुमती के साथ उन्होंने कहा कि भाई हम शादी करेंगे देर से, औरंगजेब ने कहा, तो इससे फिर ये जो खबर थी कि भाई मेवाड़ के अंदर एक राजा है, ठीक है ना, और वो जितनी भी जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है वो उनकी मदद करते हैं। फिर हम देखते हैं चारुमती जी ने राज सिंह को बोला कि आप हमें थोड़ा सा वो करो, तो फिर उन्होंने यहाँ पे इनको बचाया था। ठीक है, चारुमती वाला, चारुमती विवाह, खुद भी शादी कर लेते हैं, चारुमती विवाह। दोस्तों ये पांच पॉइंट थे। हम देखते हैं कि राजनीतिक, सबसे पहले चित्तौड़गढ़ किले का पुनर्निर्माण करवाया इसने, क्योंकि हम देखते हैं कि जब मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 1615 के आसपास, जब हम देखते हैं कि उन्होंने संधि में यही था कि चित्तौड़गढ़ किले का पुनर्निर्माण नहीं होगा, लेकिन हम देखते हैं राज सिंह इस संधि को तोड़ता है और चित्तौड़गढ़ किले का पुनर्निर्माण करवाता है। दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि जब औरंगजेब ने जो 1679 के अंदर जजिया कर लगाया था, तो हम देखते हैं कि मेवाड़ महाराजा हमारे जो राज सिंह थे इन्होंने इनका विरोध किया था। तीसरा पॉइंट है कि राज सिंह जी ने जोधपुर अजीत सिंह जी का भी समर्थन किया, इससे सिसोदिया और जो राठौड़ है उनका गठबंधन प्रारंभ होता है 30 वर्ष। ठीक है। चौथा है कि देवी देवताओं की मूर्तियों को अपने राज्य में इन्होंने शरण दिया था जब औरंगजेब तोड़ रहा था। और पांचवा पॉइंट दोस्तों, चारुमती के साथ इन्होंने विवाह किया, क्योंकि क्योंकि औरंगजेब उससे दुर्व्यवहार कर रहा था। दोस्तों ये था राजनीतिक उपलब्धियां। अब मैं दोस्तों मैं बात करूंगा कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक। और दोस्तों राज सिंह को हम देखते हैं हाइड्रोलिक रूलर भी कहते हैं, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक रूलर नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाइड्रोलिक रूलर भी इन्हें कहा जाता है। और हम देखते हैं कि विजय कटकातु भी इनको ही कहा जाता है, विजय कटकातु, विजय कटकातु भी इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोलिक रूलर और विजय कटकातु भी इन्हें ही कहा जाता है। दोस्तों हम देखते हैं सांस्कृतिक उपलब्धियां के अंदर, सांस्कृतिक उपलब्धि, और सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने, दोस्तों हम देखते हैं श्री नाथद्वारा, नाथद्वारा मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया, श्रीनाथ जी का मंदिर, ठीक है, मंदिर बनाया। और दूसरा सेकंड पॉइंट है दोस्तों हम देखेंगे कि इन्होंने द्वारकाधीश का मंदिर बनाया, इसका द्वारकाधीश का, द्वारकाधीश कहाँ पे, कांकरोली में इन्होंने मंदिर बनाया, कांकरोली में, ठीक है, कांकरोली बनाया। और हम देखते हैं अंबा माता का मंदिर भी इन्होंने ही बनाया था, अंबा माता का मंदिर, अंबा माता का मंदिर इन्होंने ही बनाया था। दोस्तों इनकी एक उपलब्धियां और है, राज प्रशस्ति, कौन सी उपलब्धि मानी जाती है, राज प्रशस्ति, ठीक है, राज प्रशस्ति। और हम देखते हैं कि 25 शिलाओं पर ये लिखित है, संस्कृत में अभिलेख है ये, 25 शिलाओं पर, 25 शिलाओं पर। और हम देखते हैं संस्कृत में ये अभिलेख माना जाता है, इसमें संस्कृत में सबसे पहले अभिलेख यही है, संस्कृत का अभिलेख है। ठीक दोस्तों ये था महाराणा राज सिंह के बारे में। हम देखेंगे दोस्तों जो महाराणा जो राज सिंह है, ठीक है ना, तो मेवाड़ के थे, इनकी हम देखते हैं राजनीतिक उपलब्धियां, चित्तौड़गढ़ किले का उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया। सेकंड है औरंगजेब का 1679 के अंदर जजिया करके इन्होंने विरोध किया। तीसरा है कि इन्होंने राज सिंह जोधपुर जो है उनका समर्थन किया। फोर्थ दोस्तों है कि देवी देवताओं की मूर्ति अपने राज्य में इन्होंने आमंत्रण की। और पांचवा है कि इन्होंने चारुमती के विवाह इन्होंने किया। और हम देखते हैं कि दुर्व्यवहार वो कर रहे थे। सांस्कृतिक उपलब्धियां, श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, द्वारकाधीश का कांकरोली का मंदिर बनवाया, और अम्बा माता का मंदिर इन्होंने बनाया। और दोस्तों इसकी इनकी उपाधियां थी हाइड्रोलिक रूलर और विजय कटकातु, इनकी उपाधियां मानी जाती है, उपाधि। और हम देख सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि है कि राज प्रशस्ति इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, 25 शिला जो है वो वहां पर ये माना जाता है। तो दोस्तों ये था महाराणा राज सिंह। अब दोस्तों नेक्स्ट है 13वां है अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है, पहला है जीएन शर्मा, दूसरा है दशरथ शर्मा, तीसरा है के एस गुप्ता साहब, और चौथा है जीएच ओझा साहब, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो क्या होगा इसका आंसर, चार है इसके अंदर, हम देखते हैं कि चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका आंसर तो इजी सा है, तो इसका अंदर हो जाएगा पंडित दशरथ जी शर्मा साहब, 13वां इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों
हाँ, शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो? इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ तो है नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कीका यानी मतलब कीका, मेवाड़ के अंदर हर बच्चे को, जो छोटा बच्चा होता उसको कीका ही कहते थे, तो वो धीरे धीरे नाम धीरे धीरे पड़ गया आगे, फिर वो कीका के नाम से जाने जाने लग गए, तो फिर यही है कीका, ठीक है ना, कीका। तो हम देखते हैं किसको कहा जाता है कीका के नाम से, हम देखते हैं महाराणा प्रताप को कहा जाता है। तो दोस्तों थोड़ा समझा देता हूं मैं महाराणा प्रताप के बारे में, ज्यादा नहीं समझाऊंगा नहीं, ठीक है ना। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप, ठीक है ना, इनकी माता का नाम हम देखते हैं, जयंताबाई सोननगरा, जयंताबाई सोननगरा, सोननगरा, पाली के अखिराज की पुत्री थी ये, तो पाली का अखिराज था सोननगरा, चौहान थे, ठीक है ना, सोननगरा। और हम देखते हैं पाली के जो अखिराज, उसके पिताजी का नाम था उदय सिंह, क्या नाम था पिताजी का नाम? उदय सिंह। तो दोस्तों हम देखते हैं इसका राज तिलक दो जगह हुआ था, इनका जो राज तिलक है वो दो जगह हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं कोगुंदा के अंदर हुआ, कोगुंदा के अंदर, कहाँ हुआ? गोगुंदा। जो हम देख दूसरा हुआ कुंभलगढ़ के अंदर, कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ के अंदर इसके अंदर राज तिलक हुआ, कुंभलगढ़ के अंदर इनका राज तिलक हुआ, ठीक है। दोस्तों अब मैं बात करूंगा इनके दो जगह इनका राज तिलक हुआ। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है इनका, 18 जून 1576, 18 जून 1576, ठीक है। दोस्तों फिर सेकंड हम देखते हैं कि 3 बार इनका युद्ध होता है कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध 77, 78 और 79, ये 3 इसके अंदर युद्ध माने जाते हैं। और हम देखते हैं कि इसके समय कौन था, हम देखते हैं शाहबाज खान मुगल जो सेनापति था, कौन था? शाहबाज खान इसका सेनापति था, शाहबाज खान, शाहबाज खान, शाहबाज खान इसके क्या कौन था? सेनापति। तीसरा दोस्तों हम देखेंगे 1580 के अंदर शेरपुर घटना होती है, शेरपुर घटना 1580 के अंदर शेरपुर घटना होती है। तो हम देखते हैं कि अब्दुल रहीम खान खाना की जो बेगम था, बेगमें थी, उसको अमर सिंह, जो हम देखते हैं कि जो महाराणा प्रताप का बेटा था अमर सिंह, वो इनको लेके आ जाता है, ठीक है ना, और उनको लेके आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जब उनको लेके आता है तो महाराणा प्रताप उनको सह सहित उनको वापस भेजते हैं। तो फिर ये था शेरपुर घटना। फिर हम देखते हैं कि दिवेर का युद्ध होता है 1582 के अंदर, दिवेर का युद्ध, और कर्नल जेम्स टोर ने इसको मैराथन भी कहा है, ठीक है, मेवाड़ का मैराथन भी कहा है इसको, 1582, ये दान दिवेर का युद्ध इसको कहते हैं। और हम देखते हैं दोस्तों कि इसको क्या है, मेवाड़ का मैराथन भी कहा है, मेवाड़ का मैराथन, ठीक है। और हम देखते हैं कि फिर पांचवा जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1586 के आसपास हम देखते हैं लास्ट उसका जो अंतिम अभियान था वो कौन था? अंतिम, जगन्नाथ कछुआ को भेजते हैं, जगन्नाथ कछुआ, जगन्नाथ कछुआ अंतिम अभियान की तरफ अकबर की तरफ आता है, ठीक है। और भी दोस्तों हम देखते हैं कि और सबसे पहले हम देखते हैं कि अकबर ने 4 लोगों को भेजा था। सबसे पहले हम देखते हैं जलाल खां कोरची, मैं इधर बना देता हूं, 4 लोग थे, 4 लोग थे जो अकबर ने दूत के रूप में भेजे थे। हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं जलाल खां कोरची, लाल खां कोरची, ठीक है। खुद मान सिंह आया, पहले बेटा आया बाद में पापा आए, ठीक है, मान सिंह। तीसरा हम देखते हैं भगवान दास, भगवान दास। चौथा है टोडरमल, चौथा कौन सा है? टोडरमल, टोडरमल। ये 4 लोग इसके अंदर आए थे। तो दोस्तों ये था, थोड़ा सा मैंने बेसिक समझा दिया है, ठीक है ना भाई। महाराणा प्रताप के समय हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप जो थे, उनके माता का नाम जयंताबाई सोननगरा, जबकि पापा का नाम क्या था? उदय सिंह। इनके पिता का नाम था, पिता का नाम क्या था? उदय सिंह।
और हम देखते हैं इनका राज तिलक दो जगह हुआ था। सबसे पहले हम देखते हैं गोगुंदा के अंदर हुआ था और कुंभलगढ़ के अंदर इनका राज तिलक हुआ था। और अकबर ने 4 दूत भेजे थे इनको समझाने के लिए कि ठीक है, पहला जलाल का कोरची, सेकंड है मान सिंह, तीसरा है भगवंत दास जी और चौथे हैं टोडरमल। इन 4 लोगों को भेजा था लेकिन नहीं माने। फिर हम देखते हैं कि युद्ध होता है और युद्ध के अंदर सबसे पहले हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को होता है। सेकंड होता है कुंभलगढ़ का युद्ध, तो हम देखते हैं मुगल सेनापति कौन था, शाहबाज खान था। और 77, 78, 79 तीन इसके अंदर माने जाते हैं। 80 के अंदर शेरपुर घटना होती है। हम देखते हैं कि अब्दुल रहीम खान खाने की जो बेगमें थी वो अमर सिंह लेके आ जाते हैं और फिर वापस महाराणा प्रताप के द्वारा सम्मानित रूप से उनको वापस भेजा जाता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि महाराणा प्रताप का नैतिक आचरण इसमें भी झलकता दिखाई देता है, क्योंकि वहां की स्त्रियों को जब अमर सिंह लेके आए थे बेगमों को सह सहित उनको सह सम्मान के रूप में उनको वापस भेजा था। इससे नैतिकता और उसके चरित्र का भी उसका वर्णन हमें पता चलता है। फोर्थ दोस्तों दिवेर का युद्ध होता है 1582 के अंदर और हम देखते हैं इसे मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। और पांचवा दोस्तों कि अंतिम जो था वो 1586 के अंदर जगन्नाथ कछुआ का अभियान था, क्योंकि ये होता है। तो दोस्तों ये था, हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप के बारे में बेसिक बेसिक मैंने आपको बता दिया। और इनको कीका बोलते थे बचपन, क्या बोलते थे, कीका। क्या बोलते थे बचपन का नाम, कीका बोलते, क्योंकि कीका दोस्तों हम देखते हैं मेवाड़ के हर बच्चे को कहते हैं, ठीक है। और जो भी छोटा बच्चा होता है उसको कीका ही कहते हैं, तो ये ध्यान रखना दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीका इसके अंदर। तो कीका कौन था, महाराणा प्रताप कीका कहते हैं। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था। तो दोस्तों ये जो है वो किससे संबंधित है, सल्तनत से संबंधित है, ठीक है ना। हम देखते हैं कि आपके सिलेबस में दे रखा है सल्तनत से संबंधित। और सल्तनत में भी हम देखते हैं कि जो संबंध है मेवाड़ के साथ, जो जो घटना हुई जालोर के साथ में कौन कौन सी हुई, वो सारी आपके अंदर दे रखी है। तो इसके अंदर हो जाएगा 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा था। तो पहला है ऑप्शन है खिजराबाद, सेकंड है खेराबाद, तीसरा है जलालाबाद और चौथा है मोमिनाबाद। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कि 1311 के अंदर जालोर, दोस्तों याद करना, जा से जालोर, जैसे जलालाबाद। तो हम देखते हैं जालोर का नाम क्या गया, नाम इसको किया गया था, ठीक है, 1311 में। और दोस्तों हम देखते हैं कि मोमिनाबाद किसका किया था, आमेर का नाम बदल के किया गया था। और हम देखते खेराबाद, हम देखते हैं सिवाना का नाम बदलकर किया गया था, सिवाना का नाम 1308 में, 1308 में। और हम देखते हैं खिजराबाद, चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर किया गया था, चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर, चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर, चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर। दोस्तों ये था कि कौन कौन से नाम रखे गए थे। तो हम देखते हैं मोमिनाबाद का किया गया था, आमेर से मोमिनाबाद किया गया था, जालोर से जलालाबाद किया गया था 1311 में, सिवाना से खैराबाद किया गया 1308 में, और चित्तौड़गढ़ से खिजराबाद उसके बेटे अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिजराबाद के नाम पर इसका नाम रखा गया था। दोस्तों टोटल 15 क्वेश्चन थे। दोस्तों स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जो 2011 से लेकर 2022 तक जो क्वेश्चन राजस्थान के अब बन रहे हैं, अब दोस्तों मैं राजस्थान से जितने भी क्वेश्चन अब तक आए वो सारे मैं कराने की कोशिश करूंगा। आप चैनल को लाइक करें, टेलीग्राम लिंक मैंने डाल रखा है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं यहाँ इस पे कराऊंगा। धीरे धीरे मैं यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल क्या थ्योरी के साथ में अपने जो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और दोस्तों इस चैनल को अधिक से अधिक जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको ये चैनल तक आप पहुंचाएं और अधिक से अधिक लोगों को इस पर अधिक से अधिक लोग इसको देखें। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।